एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं इंडोनेशिया को लेकर आई एक अपडेट से। आप सब ये जानते ही होंगे कि इंडोनेशिया और भारत के मध्य ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत चल रही है और अब इंडोनेशिया अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए डील को क्लियर करने वाली है। लेकिन ये डील कैश में नहीं बल्कि विदेशी कर्ज से होने वाली है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, इंडोनेशिया एक आइलैंड नेशन है जहां पर हजारों द्वीप हैं और समुद्री रास्ते वहां के काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में कोस्टल डिफेंस मजबूत करना उनकी सबसे बड़ी जरूरत है और ब्रह्मोस जैसी फास्ट और एक्यूरेट मिसाइल से इंडोनेशिया अपने दुश्मनों की जो शिप्स हैं इनको दूर से रोक सकता है। और अब यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है वो हमें देखने को मिली है। इंडोनेशिया इस मिसाइल को सीधे पैसे देकर नहीं खरीद रहा है, बल्कि वो फॉरेन कमर्शियल लोन यानी विदेशी कर्ज लेकर ये डील करेगा। इस डील की कीमत तकरीबन $100 मिलियन बताई जा रही है, जो कि एक कोस्टल डिफेंस बैटरी के लिए है। डील अभी पूरी तरीके से यूं तो फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन जो एग्रीमेंट प्रिंसिपल लेवल पर है वो हो चुका है। बस इंतजार है इनिशियल पेमेंट का, यानी डाउन पेमेंट का, जिसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑफिशियली लागू कर दिया जाएगा। देखिए, इंडोनेशिया में इस पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए PTBTI डिफेंस नाम की एक कंपनी है, वो कार्यभार को संभालेगी, जो कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल सपोर्ट और सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो इंडोनेशिया है वो ब्रह्मोस को सिर्फ खरीदना नहीं चाहता है, बल्कि उनके लिए ये डील अब बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ये दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल आर्म एक्सपो में तेजी से उभर रहा है। ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी से आप सब परिचित हैं कि ब्रह्मोस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट और सबसे डेडलिएस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। इसकी स्पीड मैक 3 यानी तकरीबन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे तक है और ये दुश्मन के जहाज़ों को और उनके ग्राउंड टारगेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इस सब का प्रमाण हमने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी अच्छे से देखा है और उसके बाद से ही इसकी डिमांड लगातार बढ़नी शुरू हुई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये इंडियन आर्मी को लेकर आ रही है। इंडियन आर्मी अब अपने जो T-72 मेन बैटल टैंक है, इन्हें पूरी तरीके से सर्विस से हटाने के बजाय इन्हें ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब ये बिना सैनिकों के चलेंगे, रिमोट कंट्रोल से या AI से ऑपरेट होंगे और डेंजरस मिशन में ये आगे भेजे जाएंगे। आखिरकार ये बदलाव किया क्यों जा रहा है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण है जवानों की सुरक्षा। कई खतरनाक जगह जैसे कि माइन फील्ड हो गई या फ्रंट लाइन हो गई, जहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का खतरा काफी ज्यादा होता है, वहां पर ये अनमैन्ड जो टैंक है ये भेजे जाएंगे। इससे कैजुअलिटी कम होगी और जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जाएगा। नया टैंक को खरीदने के बजाय जो पुराने T-72 मेन बैटल टैंक है, इनको अपग्रेड करना भारतीय सेना को सस्ता लग रहा है और इससे इनकी 15 से 20 साल की जो लाइफ है ये बढ़ जाएगी। आने वाले युद्ध सेना मानती है कि AI, ड्रोन और रोबोटिक्स पर आधारित होंगे और इसकी तैयारी वो अभी से कर रहे हैं। लेकिन अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि ऑटोनोमस T-72 क्या कर पाएंगे। देखिए, इनके बहुत सारे काम होंगे। पहला काम होगा माइन फील्ड को क्लियर करना, यानी माइन फील्ड में रास्ता साफ करना, एनिमी डिफेंस को तोड़ना और जो डिकॉय है उसके तौर पर काम करना। इसके अलावा जो रिकॉनेसेंस मिशन है और फ्रंट लाइन सपोर्ट है उसके काम ये कर पाएंगे। अब इन टैंक में अंदर काफ़ी बदलाव होंगे। इनमें एडवांस सेंसर जैसे कि कैमरा हो गया, थर्मल इमेजिंग हो गई, ये लगाए जाएंगे। AI बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होगा, रिमोट कंट्रोल सिस्टम होगा, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, बैटलफील्ड डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी इनमें ऐड की जाएगी। मतलब ये टैंक नेटवर्क के जरिए दूसरे सिस्टम जैसे कि ड्रोन्स हो गए, कमांड सेंटर हो गए, उनसे जुड़े रहेंगे। ये प्रोग्राम काफी बड़ा है क्योंकि भारतीय सेना के पास तकरीबन 2400 T-72 मेन बैटल टैंक्स हैं। अब सबको तो नहीं, लेकिन इनमें से कई जो टैंक्स हैं इनको अपग्रेड किया जा सकता है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट इसको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना अपने पुराने सिस्टम्स को बेकार मानकर फेंक नहीं रही है, बल्कि उन्हें स्मार्ट और ऑटोनोमस बनाकर फ्यूचर रेडी कर रही है। आसान शब्दों में बात करें तो ये एक ब्रिज स्ट्रेटजी है जब तक कि हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन के जो टैंक्स है वो नहीं आ जाते। आप इस प्रोग्राम को किस तरह देखते हैं, हमें अवश्य बताएं। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना आगामी 3 अप्रैल 2026 को अपनी जो नई स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसका नाम तारागिरी है, जिसको हम F-41 के नाम से भी जानते हैं, उसको कमीशन करने वाली है। और ये जो कमीशन सेरेमनी है ये विशाखापट्टनम में आयोजित करी जाएगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी शामिल होंगे। INS तारागिरी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A, जिसको हम नीलगिरी क्लास भी कहते हैं, उसकी चौथी वॉरशिप है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा मुंबई में बनाया गया है। इसका वजन तकरीबन 6770 टन का है और ये पूरी तरीके से मॉडर्न स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मतलब दुश्मन के रेडार को धोखा देकर ये चुपचाप हमला करने में सक्षम होगा जहाज। इसकी सबसे खास ताकत है इसके हथियार।
इसमें हमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेंगे, एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। यानी ये जहाज एयर, सरफेस और अंडर वाटर तीनों तरह के खतरे से लड़ सकता है। अब अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें हमें कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको सीओडी ओजी कहते हैं, और ये हाई स्पीड और लॉन्ग एंड्योरेंस प्रदान करता है। जरूरत के हिसाब से डीजल या गैस इंजन का यूज करके एफिशिएंसी और स्पीड हमें दोनों मिलती है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी लो है और इसमें एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसमें ऑटोमेशन भी काफी बड़े पैमाने पर यूज किया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 75% से ज्यादा जो कंपोनेंट्स हैं ये भारत में बने हैं और इसमें 200 से ज्यादा जो एमएसएमई है वो इन्वॉल्व हैं, जिससे जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं। और भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो इसके आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत और रीच बढ़ेगी, इंडियन ओशन में डोमिनेंस भी मजबूत होगा। ये एक मल्टी रोल वॉरशिप होने वाली है जो कि कॉम्बैट में भी इस्तेमाल होगी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी यूज की जाएगी, डिजास्टर रिलीफ में भी इसका काम होगा और जो दूसरे मिशंस होते हैं उनको भी ये पूरा कर पाएगी। जैसे आसान शब्दों में बात करें तो आईएनएस तारागिरी हमारे लिए एक बड़ा कैपेबिलिटी अपग्रेड है और इससे भारतीय नौसेना की जो ताकत है ये काफी ज्यादा बढ़ेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी डीआरडीओ और इंडियन नेवी को लेकर आ रही है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी इस समय साथ में मिलकर जो अंडर वाटर ड्रोन बेस्ड डिफेंस सिस्टम है उसको तैयार कर रहे हैं, जो फ्यूचर नेवल वॉरफेयर में बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बेसिकली इसको हम XLWV के नाम से जानेंगे, यानी एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन अंडर वाटर व्हीकल। ये एक बड़ी ऑटोनोमस अंडर वाटर सबमरीन जैसी होगी, लेकिन ये ड्रोन का काम करेगी। ये बिना ग्रू के ऑपरेट कर सकती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक समुद्र में छिपकर काम कर सकती है और इसे आप अंडर वाटर मदरशिप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे जो वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको डिप्लॉय कर सकती है। अब यहाँ पर आज के समय में आपको समझना होगा कि युद्ध कई तरीके से उभर रहा है। आज के समय में आपने देखा कि सुसाइड ड्रोन बोट्स जो हैं ये एक बड़ा खतरा बन रही हैं और इसने काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। ये काफी सस्ते और बहुत डेंजरस होते हैं और ये झुंड में अटैक कर सकते हैं, जैसे कि आपने रेड सी क्राइसिस और यूक्रेन वॉर में देखा। अब सबसे बड़ी वॉरशिप के लिए ये खतरा बन चुके हैं, क्योंकि बड़ी वॉरशिप को इनके थ्रू आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब यहाँ पर इनके लिए अगर हम महंगी मिसाइल्स को इस्तेमाल करेंगे या दूसरे काउंटर मेजर्स को इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे जेब में काफी भारी पड़ेंगे। और इसीलिए इस समय जो XLWV कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रचलित है। बेसिकली जो लोइटरिंग इंटरसेप्टर ड्रोन है वो XLWV से लॉन्च होंगे, पानी से बाहर आएंगे, उड़ के टारगेट को ढूंढेंगे और फिर कामिकाजी अटैक करेंगे, यानी कामिकाजी बोट को कामिकाजी ड्रोन्स का जवाब मिलेगा। और इससे जो हमारी ताकत है वो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हमारे लिए सस्ते होंगे, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ेगी और स्वार्म को भी ये जल्दी न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अब ये काम कैसे करेगा? देखिए, ये डीप सी पेट्रोल भी कर सकता है, सेंसर से मॉनिटरिंग भी हो सकती है, थ्रेट को डिटेक्ट करते ही लोइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करेगा, टॉर्पीडो भी फायर करेगा या फिर जो नेवल माइंस हैं उनको डिप्लॉय भी कर पाएगा। और इसीलिए ये सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएं और आपको क्रम बाई क्रम समझाएं कि इसके महत्व क्या है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें। हम XLWV पर एक डेडिकेटेड वीडियो अवश्य बनाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।